Hi dear, this is Rahul Chaudhary and you are watching me on my YouTube channel Mind Growth Coaching Center. And if you are my new viewer, so please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get all the notifications of our video. तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो टेंस के कड़ी में जो आज की हमारी टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इनके वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे और इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो बच्चों, आज की टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा अंत तक देखने का प्रयास करें। जहां आपको डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो। ठीक है, तो अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। आपको मैंने बार बार कहा कि किसी भी टेंस का नाम दो पार्ट से बना होता है, एक प्रेजेंट टेंस ये और एक ये। यानी कि जो प्रेजेंट टेंस कह रहा है वो हमें बताएगा समय मतलब कि कौन से समय में एक्टिविटी होने जा रही है, एक्टिविटी हो रही है। और जो बीच वाला होता है वो एक्टिविटी बताएगा कि एक्टिविटी की अवस्था क्या है, जो क्रिया हो रहा है, जो कार्य हो रहा है उसकी अवस्था क्या है। तो पूरी डिटेल में हम बात करेंगे और अगर आप ये चीजें समझ जाते हो तो आपको पहचान याद करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। तो बच्चों, यहां पे कह रहे हैं प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है कि वर्तमान काल, यानी जो एक्टिविटी होगा वो वर्तमान काल में होगा। समय क्या हमारी है, वर्तमान है। और मैंने कहा कि इसका जो पहचान क्या है, लास्ट में है होता है, हु होता है और हो होता है। समझ गए बात को? लास्ट में है, हु, हो, ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, ये प्रेजेंट टेंस एक टेंस है, लेकिन हम प्रेजेंट टेंस का जो सब टेंस है आज, और इस प्रेजेंट टेंस का जो सेकेंड सब टेंस है वो क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसके पहले हमने इंडेफिनिट को पढ़ लिया। तो आज हम इसकी जो सेकेंड सब टेंस है यानी कि कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, किसी काम का जारी होना, जारी रहना। यानी कि हमने क्या सीखा कि इसमें एक्टिविटी की बात होगी, यानी कि एक्टिविटी की जो अवस्था ऐसे वाक्यों में जारी होनी चाहिए। यानी कि ऐसे वाक्य, अगर सीधे सीधे बात करें, ऐसे वाक्य जिसका अंत है, हो से हो और उसकी जो क्रिया है अगर वो जारी है, जारी मतलब क्रिया जो हो रही है वो जारी है। क्रिया कब स्टार्ट हुआ हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, क्रिया कब अंत होगा हमारे पास जानकारी नहीं होगी, लेकिन क्रिया हमारी क्या होंगी, जारी होंगी। यानी क्रिया हमारा क्या हो रहा है, चल रहा है, अभी क्रिया कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे पूरे वाक्य आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहलाएंगे। बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इसका पहचान क्या होता है, इसका तो पहचान रहा है, रहे हैं और क्या होता हमारा, रही है। तो जनरली इसका पहचान हम कैसे जानते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। यानी कि सीधे अगर हम बात करेंगे तो ऐसे वाक्य जिनका अंत रहा है, रही है, रहे हैं, हो से हो, तो वो क्या होता हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक्य ऐसे भी हैं कि जिनका अंत रहा है, रही है, रहे हैं से होता है, लेकिन वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता। कैसे? जैसे मुझे आम खाने का मन कर रहा है, मुझे आम खाने का मन कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, यहाँ पे मन कर रहा है, और मन करना कोई एक्टिविटी नहीं है। इसलिए ये सारे वाक्य एक्सेप्शन में आते हैं, यानी कि बिल्कुल ये अलग तरह से इनको ट्रांसलेट करते हैं और अलग ये कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम बारे में बाद में बात करेंगे। या आप बोल सकते हो कि नींबू खट्टी लग रही है, लड़की बड़ा होशियार लग रही है। तो बेटा ऐसे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हिस्सा नहीं है। यानी कौन से हिस्सा होंगे, ऐसे वाक्य जिसका अंत रहा है, रही है, रहे हैं और उसमें जो क्रिया है, क्रिया हो रही है, क्रिया होनी चाहिए, और क्रिया कौन कर रहा हो, करता ही कर रहा हो, तभी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होंगे। जैसे मैंने कहा कि राजू क्रिकेट खेल रहा है, राजू क्रिकेट खेल रहा है। तो राजू क्रिकेट खेल रहा है, जो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है, खेलना, और खेलना क्या जारी है, खेल रहा है। कौन खेल रहा है, राजू ही खेल रहा है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन हमने कहा कि मुझे, या देखो राजू को
आम खाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो राजू को आम खाने का मन कर रहा है। यहां कह रहा है कि मन करना, मन करना, मन करना, ये कोई एक्टिविटी नहीं होती है। और राजू का मन कर रहा है क्या करने का? आम खाने का। जो आम खाने का केवल मन कर रहा है, आम वो नहीं खा रहा है। यहां मेरी बात समझेंगे, यहां पे रहा है तो इसका कंफ्यूज पड़ जाओगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये वाक्य आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है। यह मन, आम जो एक्टिविटी हमारी खाना, तो उसका अभी खाने की प्लानिंग चल रही है, मन कर रहा है, अभी खाया नहीं जा रहा है। यहाँ पे कंफ्यूज आप नहीं पढ़ोगे। यानी ये वाक्य हमारे क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं है। कैसा नहीं है? और यहां जो करता हमारी कौन है? राजू है। तो राजू अभी सोच रहा है कि मैं आम खाऊं, उसका मन कर रहा है, लेकिन वो आम नहीं खा रहा है। तो ऐसे वाक्य आप बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करोगे कि इसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है और एक्टिविटी करता नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट नहीं है। एक और हम समझेंगे। मैंने कहा लड़की होशियार प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है। लड़की होशियार प्रतीत हो रही है, होशियार प्रतीत हो रही है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा। मेरी बात समझना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज पड़ जाते हैं क्योंकि उनको रट्टू तोता बनाया गया बचपन से। रस रहा है, रही है, ता है, ती है, बस यही सिखाया गया। तो यहाँ पे भले ही रहा है, रही है आ रहा है, लेकिन ये भी क्या हमारा करिश्मा प्रेजेंट क्लास कॉन्टिन्यूअस नहीं 12। है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि लड़की होशियार प्रतीत हो रही है, और प्रतीत होना कोई क्या होती है? हमारी क्रिया नहीं है, वो भाव है, सोच है। तो यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए ये टेंस में नहीं आएगा। मैंने आपको बार बार कहा कि टेंस में वही सेंटेंस आएंगे जिसमें एक्टिविटी होंगी और वो एक्टिविटी करता ही करेगा, तब भी वो टेंस होगा, अन्यथा वो टेंस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हिस्सा नहीं है। और दोनों को इसका तो करने का बड़ा अजीब तरीका है, मैंने वीडियोस पे बनाया है। जब मन करने का हो या जी करने का भाव हो तो वहां पे अलग तरीका, लेकिन ऐसे वाक्य जो प्रतीत हो रहा है, लड़की अच्छी दिख रही है, नींबू खट्टी लग रही है, और ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, और इसको हम एक नए वीडियो में आपको लेकर आएंगे, फिर आपको सारी चीजें बताएंगे कि हाँ वो कैसे पॉसिबल है और कैसे कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो आज का हमारी टॉपिक बस यही है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट कैसे करें। तो ये बिल्कुल आप दिमाग में रख लेंगे कि कौन से सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हिस्सा है और कौन से सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हिस्सा नहीं है। आई समझ में? तो अब सीधे हम चलेंगे कि इसका जो अफर्मेटिव है को हम कैसे ट्रांसलेट करें। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें स्टेटमेंट होता है, यानी किसी बातों को कही जाती है और ये बातें बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए, इसमें नॉट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं वाक्यों को हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। ठीक है, और उसके पहले मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बगल वाली बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास वो पहुँचे। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए बनाया जा रहा है। आपको जब भी टाइम मिलता है वीडियो को देखें और जहाँ भी आपको डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? अब इसके हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बात करेंगे और स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसको जानेंगे कि कब हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करना। यहाँ पे थोड़ी सी एक हल्की सी नया बदलाव होगा। यहाँ पे हमें कर्ता सिंगुलर का भी इस्तेमाल करेंगे, जो सब्जेक्ट प्लुरल है उसका भी इस्तेमाल करेंगे, और आई का इस्तेमाल अलग अलग तरह से करेंगे। कैसे? यहाँ पे सब्जेक्ट का सिंगुलर होना, सब्जेक्ट का प्लुरल होना, और सब्जेक्ट केवल आई हो जाना, मतलब मैं हो जाना, मैं। ये मैं का थोड़ा सा अलग लोचा है यहाँ पे। ठीक है, और मैं के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आई का इस्तेमाल करेंगे। ये आप तो सिर्फ बात दिमाग में समझ लोगे। ठीक है, आई का हम इस्तेमाल करेंगे, ये थोड़ी सी अब दिमाग में रख लोगे। ठीक है, कर्ता का सिंगुलर होना, कर्ता का प्लूरल होना, और फिर आई को अलग ढंग से करेंगे। यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर के लिए इज का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल के लिए आर का इस्तेमाल करेंगे, और आई के लिए हम एम का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इज, आर, एम का हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल अलग अलग है। कर्ता एक वचन तो इज, कर्ता बहुवचन तो आर,
और करता मैं हूँ, तो मैं के लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं और वहां पे हम एज अ हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल करेंगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, इसमें आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे और देन अदर वर्ड लगाएंगे, अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है ना, ये हमारी स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर के आधार पे हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट करनी है। बिल्कुल आसान है, आप समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम नया फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे क्रिया की आईएनजी फॉर्म, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना। यहाँ पे कुछ बेसिक रूल है जो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक रूल है, आपको समझना पड़ेगा। पहला बेसिक रूल है समझना कि कोई भी अगर किसी भी क्रिया के अंत में, या मेरी बात समझना, कुछ बेसिक चीज़ें समझ लो कि कैसे आईएनजी जोड़ेंगे, क्योंकि आईएनजी जोड़ने का भी तरीका होता है और इसको मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी जनरली हमको समझना पड़ेगा कि कोई भी क्रिया के अंत में अगर, ठीक है, लास्ट में हमारी क्या हो, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले क्या हो, एक वावेल हो, ये मेरी बात समझना कि लेट हो गया या कट हो गया, ऐसे बहुत सारे क्रियाएं हैं जिनके लास्ट में हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या वावेल है, कॉन्सोनेंट वावेल है। तो इसमें अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं, इसमें आईएनजी अगर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो मेरी बात समझना कि जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो डबल हो जाएंगे। कैसे, ये हो जाएगा हमारा लेटिंग और ये हो जाएगा हमारा कटिंग। थोड़ी सी ये भी दिमाग में रख लोगे, पहला चीज समझ लोगे, ठीक है ना, ये प्रोसेस दिमाग में रख लोगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सेकेंड, अगर कोई भी ऐसी क्रिया है, जैसे मैंने कहा वेस्ट, कम, यानी कि जिसके लास्ट में ई हो, ई, तो यहां पे मेरी बात समझना, तो ई अगर होंगी तो जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारी ई हमारी क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी, यानी ये हमारी क्या हो गया, वेस्टिंग, ये हमारी क्या हो गया, कमिंग। तो ये छोटी चीज, और लास्ट हमारी क्या है कि बाकी कोई भी क्रिया हो, बाकी कोई भी क्रिया हो, केवल हम जनरली आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे हमारा आ गया गो आ गया या ईट आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल आईएनजी वही जोड़ेंगे। क्या हो गया, गोइंग, ये क्या हमारा हो गया, ईटिंग, ठीक है। अब अभी आप कहोगे कि यहाँ पे लास्ट में क्या हमारे पास कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वावेल है, तो हमने डबल टी क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे दो वावेल हैं, ई भी वावेल है और ए भी वावेल है, इसलिए हम डबल टी को डबल नहीं करेंगे, केवल सिंगल टी से काम चलाएंगे। ये थोड़ी सी आप समझ जाओगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और इसको थोड़ा दिमाग में आप रख लोगी ताकि जब भी हम चेंज करें आईएनजी फॉर्म में तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। तो सीधे हम मुद्दे पे आएंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अब हम वाक्यों को के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा इन चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि जो फार्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, उसका हम अप्लाई कैसे करेंगे अपने सेंटेंस पे, अपने वाक्यों पे। बिल्कुल ध्यान समझने का मेरा प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला वाक्य, मैं अपने मम्मी के साथ हाटा जा रहा हूं। सिंपल वाक्य, ठीक है, मैं आपको बहुत जनरल वाक्य में दूंगा। रोहन मुझे, ठीक है, रोहन मुझे चिढ़ा रहा है, ठीक है। वे मुझे घूरकर देख रहे हैं। तो ये तीन सेंटेंस को हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। मैं अपने मम्मी के साथ हाटा जा रहा हूं, रोहन मुझे चिढ़ा रहा है और वे मुझे घूर कर देख रहे हैं। ये तीन सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, बस समझने का प्रयास करना। पहले क्या बोल रहा है कि हमें ये आइडेंटिफाई करनी है कि जो करता है हमारे वाक्य का वो किस कैटेगरी का है, आई मीन वो सिंगुलर है। कैसे मालूम पड़ेगा सिंगुलर, कि जिसमें क्या हो, हमारा वह हो, वह, और वह की क्या होती है, हमारी तीन होती है, चाहे वो ही हो, सी हो, ईट हो, या किसी का नाम हो, यानी कि ये
पुरुष के लिए, ये महिला के लिए, ये निर्जीव के लिए। और ये नाम तो नाम होता है। तो अगर ये वह होंगी तो वह की हम 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जूम कर लेंगे मेरे कैमरामैन। ही पुरुष के लिए, सी महिला के लिए, इट निर्जीव के लिए नाम। तो अगर ये पूरे हैं तो ये सिंगुलर कहा जाएंगे। ठीक है, प्लुरल हमारे क्या होते हैं, जैसे हम हो गया, हम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वी हो गया। ठीक है, तुम हो गया, तुम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यू हो गया। वे हो गया, वे के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दे हो गया। तो ये सब किस में आएंगे, प्लुरल। या कोई प्लुरल नाउन हो, जैसे मैंने कहा कल में, लड़कियां, लड़के, बच्चे, यानी कि जिसमें संख्या एक या एक से अधिक हो, वो हमारे क्या आएंगे, बहुवचन में आएंगे। क्लियर रहेगी। ठीक है, और रही बात आई, तो आप आई समझदार हो, तो केवल अगर मैं होगा तो वहां पे हम आई का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीजें समझ लोगे बिल्कुल कि कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लुरल, ताकि आपको कोई भी डाउट न हो सके पूरी टेंस में हम जो बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा आप समझो इसका है, और ये इसका है, और ये इसका है। अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ हाटा जा रहा हूं। तो हाटा कौन जा रहा है, मैंने आपसे कहा था कि कौन लगा के अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो हमारे क्या निकलेगा, कर्ता निकलेगा। कौन जा रहा, मैं। अब मैं किस में आता, हमारा थर्ड में आएगा, यानी कि आई। तो आई के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, साफ साफ लिखा हुआ कि एम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आई एम। फिर हमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। फर्स्ट फॉर्म क्या होंगे हमारे, जाना, तो क्या होगा, गो। और गो में क्या करना है, हमें आईएनजी भी तो जोड़नी है, तो क्या हो जाएंगे हमारे, गोइंग हो जाएंगे। तो आई एम गोइंग। ठीक है, अब कहां जा रहा हूं मैं, हाटा। तो टू हाटा, किसके साथ, अपने मम्मी के साथ, विथ माई मदर। बस आसान हो गया। यानी कि ऐसे पहले ग्रुपिंग बना लेंगे, यानी अपने मम्मी के साथ, तो ऐसे ग्रुपिंग बना लेंगे जिनका जिनका संबंध है एक साथ, तो उनको हम एक साथ लिखने का प्रयास करते हैं। यानी कि विथ माई मदर, यानी कि मम्मी के साथ। जा रहा हूं कहाँ, हाटा जा रहा हूं, तो गोइंग टू हाटा। तो ऐसे ग्रुपिंग आप बना लोगे ताकि आपको दिक्कत न हो सके बड़े बड़े वाक्यों को ट्रांसलेट करने में। रोहन मुझे चिढ़ा रहा है, तो रोहन इज टीजिंग मी मीस मुझे। रोहन क्या हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, रोहन नाम है, तो वहां पे क्या करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इज लगाएंगे। फिर कब चिढ़ाने का, टीज में आईएनजी जोड़ेंगे, टीजिंग। ठीक है, और मी मीस मुझे, और मी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसे भी हमारा बिल्कुल आसान हो गया। वे मुझे घूर के देख रहे हैं, वे मुझे घूर के देख रहे हैं, तो दे बहुवचन आ गया इसमें हमारे, दे वे में। ठीक है, क्या लगाएंगे, दे के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे, तो दे आर स्टेयरिंग। स्टेयरिंग में घूर के देखना, स्टेयर, STARE था, ई, तो हमने ई को हटाया, आईएनजी जोड़ दिया। और यहाँ भी ई होता है तो हमने ई को हटाया, आईएनजी जोड़ दिया। तो समझोगे मैंने बताया था कि ई हटा देंगे फिर आईएनजी जोड़ेंगे। तो टीजिंग एंड स्टेयरिंग, ई वाला एग्जाम्पल था। तो दे आर स्टेयरिंग मी, यानी कि घूर के, वे मुझे घूर के देख रहे थे, घूर के देख रहे थे। तो ये मुझे क्या होगा, मुझे घूर के देख रहे थे। बच्चों बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, बस समझने का प्रयास करेंगे, डीपली चीजें समझेंगे। जहां भी डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस की। चलिए देखते हैं। तो बच्चों अभी हम जो एग्जाम्पल समझने जा रहे हैं वो होंगे नेगेटिव सेंटेंस की। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें नहीं होगा या कभी नहीं होगा। ठीक है, या तो नॉट होंगे या तो नेवर होंगे। तो यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, नहीं होंगे तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और कभी नहीं होंगे तो नेवर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे नॉट या नेवर का इस्तेमाल, कोई भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम सब्जेक्ट का सिंगुलर होना, प्लुरल होना, आई का प्रयोग करना। तो सिंगुलर होंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, प्लुरल होंगे तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे, और आई होंगे तो हम एम का इस्तेमाल करेंगे, जो आपने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद नहीं होगा तो नॉट का इस्तेमाल करोगे, कभी नहीं होगा तो नेवर का इस्तेमाल करेंगे। ये यूनिवर्सल रूल है, समझोगे कि हमेशा हमें नॉट या नेवर का प्रयोग कब करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है, यानी कि इज के बाद या आर के बाद या एम के बाद करना है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी जोड़नी है, ऑब्जेक्ट लगानी है, और अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। वाक्य को समझते हैं। सभी बच्चे चिड़ियाघर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन नहीं जा रहा है, सभी बच्चे। तो क्या हो जाएगा, ऑल दी
ऑल दी चिल्ड्रन। तो ये क्या बहुवचन है, मतलब एक झुंड की बात हो रही है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो क्या हो गया ये बहुवचन। तो ऑल दी चिल्ड्रेन आर नॉट लगा देंगे, आर की बात नॉट, यानी कि ऑल दी चिल्ड्रेन आर नॉट जा रहे हैं, क्या कहूँगा गो, तो लगाएंगे ing गोइंग, कहाँ टू द जू। बस, यानी कि सभी ऑल द चिल्ड्रेन आर नॉट गोइंग टू द जू, यानी कि सभी बच्चे चिड़ियाघर नहीं जा रहे हैं। वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो कौन नहीं उड़ा रहा है, वह, यानी कि ही, आई सिंगुलर है, ये लगाएंगे इसका इस्तेमाल, ही इज नॉट लगाएंगे नॉट। फ्लाइंग, या फेल वाई होता है फ्लाई का, तो लगाएंगे ing, क्या होगा हमारा फ्लाइंग, क्या काइट, काइट में क्या होता है पतंग। बड़ा आसान है बच्चों, बड़ा छोटा है। आई मीन ही इज नॉट फ्लाइंग काइट। मैं परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, और क्या तैयारी करने का, प्रिपेयर, ठीक है समझना। तो कौन नहीं कर रहा, मैं, तो आई एम लगाएंगे, एम नॉट प्रिपेयरिंग, पेयर ई होती है, ई हमको हटाना है, तो आईएनजी जोड़ देंगे, प्रिपेयरिंग, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग किसकी, परीक्षा की, फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ठीक है बेटा। एग्जाम मतलब होता है परीक्षा देना, और एग्जामिनेशन क्या होगा, परीक्षा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप बहुत बच्चे एग्जाम का इस्तेमाल करते हैं जो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए क्या कर रहे हैं वो तैयारी, मैं नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूँ। तो इतनी आसानी से हमने क्या सीखा कि कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तुरंत इसके बाद हम सीखेंगे कि जो इंटरगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी है या यस नो टाइप है, उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे और किस उसकी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। चलिए देखते हैं उसको भी। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे इंटरगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। मैंने आपको बार बार कहा कि इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वह सेंटेंस जिनका इस्तेमाल हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वो इंटरगेटिव है। और ये फर्स्ट कैटेगरी क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रश्न पूछने के लिए क्या लगा के प्रश्न पूछे, मतलब सबसे पहले हमने क्या लगा के प्रश्न पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम नहा चुके हो। तो जब क्या सबसे पहले होगा तो उसको हम फर्स्ट कैटेगरी सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि यस या नो टाइप भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी यानी कि ऐसे वाक्य जो क्या होंगे, क्या से प्रारंभ होंगे, यानी कि क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को हम ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझना, अगर कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रही है तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ता। और यहाँ पे कितने हेल्पिंग वर्ब, 3 है, यानी हमारा वो इज भी है, हमारा आर भी है, हमारा एम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता अगर सिंगुलर है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, कर्ता अगर आई है तो एम का इस्तेमाल करेंगे, कर्ता अगर बहुवचन है तो आर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इससे इंटरगेटिव में नहीं आता है तो नहीं का इस्तेमाल हम कर्ता के बाद करेंगे। ये यूनिवर्सल रूल, इसको दिमाग में रख लोगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, क्रिया में जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद जो अदर वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है आप जरूर लगाओगे क्योंकि आप ये इंटरगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ सेंटेंस नीचे अभी आप समझ जाओगे बिल्कुल इजीली, मैं कुछ सेंटेंस बताऊंगा। पहला क्या है, क्या तुम गोरखपुर पढ़ने जा रहे हो, क्या कुत्ता भिखारी पर नहीं भौंक रहा है, या क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये तीनों सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसान है, इजी है, बिल्कुल आप कर सकते हो, करते। क्या तुम गोरखपुर पढ़ने जा रहे हो, तो तुम मतलब यू, और यू किस में आएंगे, बहुवचन में, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करना, फिर करता तो यू, इसमें नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। तो आर यू क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तो क्या होगा हमारे जाने का, गो, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी तो क्या हमारा होगा, गोइंग, यानी कि आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, गोरखपुर। तो कहीं जाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं और हमने लिखा गोरखपुर, ठीक है। तो आई यू गोइंग टू गोरखपुर, क्या करने, पढ़ने, आई मीन टू स्टडी, स्टडी मीन्स क्या होता है, पढ़ना, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। स्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ सको कि अगर कोई पार्टिकुलर विषय पढ़ रहे हो, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो तो वहाँ पे हम सॉल्व का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं मैथ पढ़ रहा हूँ तो आई एम सॉल्विंग मैथमेटिक्स, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग मैथ, आई एम रीडिंग इंग्लिश। और अगर हम, मैंने कहा कि अब मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग,
मतलब अगर किसी विषय की बात नहीं है तो वहाँ पर आप स्टडी यानी कि आप अध्ययन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, लेकिन पार्टिकुलर विषय का नाम हो रहा है खासकर इंग्लिश का, हिस्ट्री का, तो वहाँ बोलेंगे रीडिंग। और आप सवाल हल कर रहे हो तो मैथ भी तो पढ़ रहे हो ना, मैथ पढ़ रहे हो तो वहाँ पे सॉल्विंग का इस्तेमाल करते हैं, आई एम सॉल्विंग मैथमेटिक्स। ठीक है, ये समझ सॉल्विंग। क्या कुत्ता भिखारी पर नहीं भौंक रहा है? तो कुत्ता मतलब सिंगुलर, तो इज द डॉग, इज द डॉग, नॉट इसमें नहीं है तो नॉट लगा देंगे, नॉट। और क्या होता है भौंकने का? बार्क, BARK जोड़ेंगे, बार्किंग। इज द डॉग नॉट बार्किंग, कहां पर? भिखारी पर। तो एट दी क्या होता है? बेगर। बेगर मीन्स क्या होता है हमारा? भिखारी। और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। बड़ा आसान है, ठीक है, बिल्कुल अब समझने का इसको प्रयास करेंगे। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? तो मैं क्या हो गया? एम आई करता, पढ़ा रहा हूं, ठीक है। टीचिंग, यहां पर आने के हम टीचिंग का इस्तेमाल करेंगे, टीचिंग। तो MI टीचिंग, किसको? तुम्हें, यू मीन्स तुम्हें, तो यू क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। तो MI टीचिंग यू इंग्लिश, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई समझ में? अब देखो बच्चों, यहां मेरी बात समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं, थोड़ा सा जूम करेंगे कि यू, ये भी और ये भी क्या हमारा दोनों ऑब्जेक्ट है। एक छोटी सी मैं चीज बताऊंगा, इसको थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास करेंगे। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर आपने कभी मिस्टेक कर दिया, मेरी बात समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कभी इसको लिखा, ऐसा लिखा MI, ठीक है, टीचिंग क्या? इंग्लिश, तो फिर आपको मालूम पड़ा है मैंने तो गलत कर दिया, यू तो हमने छोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो टू लगाकर, यानी टू यू, तो ये भी सेंटेंस आपका सही है। यानी कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट है। नियम क्या है कि हमें रखना पड़ता पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट। लेकिन अगर आपने गलती से कभी डायरेक्ट पहले लिख दिया ऑब्जेक्ट, तो अगर आप इनडायरेक्ट बाद में रखोगे, इनडायरेक्ट जब बाद में रखोगे तो वहां पे आपको टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, तो यहाँ पे आप इस भी समझ लोगे कि कब हमें क्या करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीधे जो हमारी इंटीग्रेटिव की सेकेंड कैटेगरी है उसके बारे में बात करेंगे, और चीज़ें क्या है, कैसे ट्रांसलेट करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए सबसे लास्ट जो हमारी है सेकेंड कैटेगरी, यानी कि ऐसे वाक्य जो जिनके बीच में क्या होंगे? प्रश्नवाचक शब्द होंगे, यानी कि जब क्या पहले होगा तो फर्स्ट कैटेगरी, क्या बीच में होगा तो सेकेंड कैटेगरी, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इंटीग्रेटिव की सेकेंड कैटेगरी को, और सेकेंड कैटेगरी को हम क्वेश्चन वर्ड टाइप भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसको हम इंटीग्रेटिव की सेकेंड कैटेगरी बोलते हैं। पहचान क्या है? कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आना, यानी कि अगर क्या पहले है तो फर्स्ट कैटेगरी, क्या बीच में है तो सेकंड कैटेगरी। तो जब भी हम किसी जो प्रश्न पूछने वाले वर्ड हैं जिसको हम प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं, अगर वाक्य के बीच में है तो उसको हम सेकंड कैटेगरी या क्वेश्चन वर्ड टाइप वाले सेंटेंस कहते हैं। तो उन्हीं सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना। इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर के अनुसार जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं जो WH फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या आ गया? क्यों आ गया, यहाँ पे कहाँ आ गया, यहाँ पे कब आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, ठीक है। फिर कर्ता के अकॉर्डिंग, यानी कर्ता सिंगुलर है तो एस इज लगाएंगे, कर्ता आई है तो एम लगाएंगे, और कर्ता अगर प्लूरल है तो एम का इस्तेमाल करेंगे। फिर नॉट होंगे या नहीं होंगे तो नॉट, कभी नहीं होंगे तो नेवर, कब लगाएंगे? कर्ता के बाद। ये कंडीशनल मतलब होंगे तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट्स और अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है, ये बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे। वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं कि सभी किसान सिंचाई क्यों कर रहे हैं? तो क्यों क्यों पहले वाई किसान, सभी किसान, तो वाई आर कौन? सभी किसान, तो ऑल दी फार्मर्स, ठीक है, ऑल दी फार्मर्स वाटरिंग। यहां मेरी बात समझना, वाटर में अगर हमने ING जोड़ दिया तो वो क्रिया बन जाएंगी। तो वाटरिंग, वाई आर ऑल दी फार्मर वाटरिंग, बस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ पे आप इरिगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इरिगेटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सभी किसान सिंचाई क्यों कर रहे हैं? तो क्या होगा? वाई आर ऑल द फार्मर वाटरिंग। क्लियर?
नेताजी आज भाषण कहाँ दे रहे हैं, तो कहाँ मतलब वेयर, तो वेयर नेताजी एक हैं, वेयर इज नेताजी या लीडर नेताजी, वेयर नेताजी क्या स्पीचिंग, स्पीचिंग, स्पीच एक नाउन भी है और आईएनजी जोड़ लेंगे तो वो क्रिया भी बन जाएंगे, तो स्पीचिंग, वाई सॉरी वेयर इज नेताजी स्पीचिंग, आज मतलब टुडे, बस ये क्वेश्चन मार्क। मैं रवि के साथ हाटा कब जा रहा हूं, कब मतलब वेन, ठीक है, तो वेन एम, क्योंकि आई है एम आई, तो वेन एम आई गोइंग मिस जा रहा हूं, गोइंग कहां जा रहा हूं, हाटा, टू हाटा, किसके साथ, रवि के साथ, विथ रवि, विथ रवि, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल आप जरूर करोगे, ठीक है। ये भी समझ लेते हैं मतलब कौन वाले सेंटेंस, थोड़ा सा ये आपको मैंने बार बार कहा, कौन एक ऐसा वर्ड है जो ऑलरेडी ये करता भी होता है और एक एक्वेशन वर्ड भी है, तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि तुम्हें फोन कौन कर रहा है, फोन मतलब कॉल कर रहा है, तो हु, कोई एक ही बंदा होगा जो कॉल कर रहा होगा, बस तो कॉल करेंगे नहीं, तो हु इज कॉलिंग, कॉल मीन्स फोन करना, आईएनजी लगाएंगे तो कॉलिंग किसको, यू, तो तुम्हें। बच्चों यहाँ पे बहुत सारे डाउट है कि तुम्हें, बहुत लोग सोचेंगे तुम्हें क्या हमारा ये सब्जेक्ट, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें हमारे क्या है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा कौन है, कौन ही हमारा क्या है सब्जेक्ट, तो ये जो पहला होता है उसको क्या बनाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहां एक समझ लेंगे कि फार्मर FARMER, FORMER में अंतर होता है, ये होता है हमारा किसान, ठीक है, ये होता है पहले वाला यानी पूर्व, पहले वाला या बोलेंगे पूर्व, तो ये समझ लोगे, स्पेलिंग की थोड़ी सी अंतर है, यानी कि यहाँ पे FAMER है, यहाँ पे FOMER है, और पूरी मान क्या होते हैं बदल जाते हैं, तो जल्दबाजी आप नहीं करोगे, पहले डीपली समझने का प्रयास करोगे। FARMER मीन्स किसान और FOMER मीन्स पहले वाला या पूर्व, ठीक है, इसको दिमाग में बिल्कुल रख लेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और जो बेल वाली आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो वो नोटिफिकेशन को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एक बात याद रखेंगे कि जो भी हमारे वीडियो के लिंक है, अपने जो रिश्तेदार हैं, जो आपके फ्रेंड्स हो, उनको जरूर शेयर करें, ताकि जो नॉलेज है वो उनको भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, जय हिंद।